हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। किसी भी देश में एक इंसान की डिग्निटी और रिस्पेक्ट ही है जो उसे उस देश के लोगों के बीच या तो सुपीरियर या फिर इन्फीरियर बनाती है। वहीं दूसरी तरफ अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि कई लोगों की डिग्निटी और रेपुटेशन इस चीज़ से डिटरमाइन होती है कि वो किस तरीके का काम करते हैं। लेकिन क्या एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए ये चीज़ ठीक है कि जो लोग उस सोसाइटी में रहते हैं उनकी डिग्निटी उनके प्रोफेशन से डिटरमाइन की जाए। आज का हमारा ये केस कुछ ऐसी ही चीज़ों को हमारे सामने रखता है, जहां एक तरफ इस केस में दी गई रिकमेंडेशंस प्रोस्टिट्यूशन को एक लीगल प्रोफेशन की रिकॉग्निशन देती हैं और सेक्स वर्कर्स के राइट्स को इंश्योर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्स वर्कर्स के लिए दी गई कई इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस और सजेशंस को ये केस स्पेसिफाई करता है। हर एक एरिया को ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ बैठे सबका कुछ ना कुछ तो धंधा होता होगा। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई चना बेचता है, कोई दारू, कोई कपड़ा, साबुन, बर्तन। दिमाग वाला दिमाग बेचता है। हमारा धंधा शरीर का है तो हम शरीर बेचते हैं, बदन तोड़वा कर काम करते हैं हम साहेब। क्या गलत करते हैं? आप लोग जानते हो दुनिया का सबसे पुराना पैसा कौन सा है? वैश्याओं का। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई। थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी, है कि नहीं? सबसे पहले इस केस का नाम देख लीजिए, बुद्धदेव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2010। देखिए, गलती से भी वीडियो ये समझकर स्किप मत कर दीजिएगा कि ये केस 2010 का है, क्योंकि इस केस में जिन रिकमेंडेशन को फॉलो करने की डायरेक्शंस यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई हैं वो डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में स्पेसिफाई की हैं। तो ये केस आप लोगों के लिए देखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ये केस किस तरह की चीज़ों को हमारे सामने रखता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक ऑर्डर पास किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक पैनल अपॉइंट किया था। जो पैनल सेक्स वर्कर्स के राइट्स और उनके बेटरमेंट के लिए डिफरेंट चीज़ें यहाँ रिकमेंड करेगा, और ये रिकमेंडेशन फिर बाद में दी जाएंगी सेंटर को, जिससे इन रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए और इन रिकमेंडेशन के बेसिस पर सेक्स वर्कर्स के लिए एक डेडिकेटेड लॉ लाया जा सके। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकमेंडेशंस देने के बाद भी यूनियन की तरफ से इस एरिया को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जब तक यूनियन सेक्स वर्कर्स के राइट्स के लिए एक डेडिकेटेड लेजिस्लेशन नहीं लेकर आ जाती, तब तक पैनल के द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस को हम ये डायरेक्शंस देते हैं कि इन डायरेक्शंस को यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। अब ये रिकमेंडेशंस हमारे लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है ये डिफरेंट रिकमेंडेशंस, गाइडलाइंस एंड सजेशंस, एक एक करके सब चीज़ों को समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले सेक्स वर्कर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस और सजेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि ह्यूमन डिसेंसी एंड डिग्निटी की बेसिक प्रोटेक्शन सेक्स वर्कर्स के लिए भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन यहाँ सेक्स वर्कर है तो उनकी डिग्निटी या रिस्पेक्ट नहीं होगी। हर पर्सन यहाँ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट को डिजर्व करता है। और तो और सुप्रीम कोर्ट पुलिस को ये डायरेक्शंस देते हैं कि पुलिस सेक्स वर्कर्स को पूरी डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेगी, और पुलिस सेक्स वर्कर्स को किसी भी तरह से, चाहे वो फिर फिजिकली हो या वर्बली हो, एब्यूज नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट में एपेक्स कोर्ट ये मेंशन करते हैं कि मीडिया को सेक्स वर्कर्स की पिक्चर्स और उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए, और अगर मीडिया फिर भी ऐसा करती है तो इस चीज़ को ऑफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 354C ऑफ इंडियन पिनल कोड। देखिए, सेक्शन 354C बात करता है वॉयरिज्म के बारे में। ये सेक्शन सिंपली ये कहता है कि अगर कोई वुमेन किसी प्राइवेट एक्ट में इंडल्ज है और वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उसे किसी और के द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, पर्टिकुलरली देखा नहीं जा रहा है, तब अगर कोई पर्सन उस वुमन को उसकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाकर देख लेता है या ऑब्जर्व कर लेता है, तब इस चीज़ को यहाँ एक ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। While on the other hand, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस इशू के रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस इशू करने की डायरेक्शंस देते हैं। थर्ड सजेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ डायरेक्शंस इशू करते हैं आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके, और इसी आर्टिकल 142 की हेल्प से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक पैनल भी अपॉइंट करते हैं, जो पैनल यहाँ रिकमेंडेशंस देगा सेक्स वर्कर्स के राइट्स को लेकर। देखिए, आर्टिकल 142 इस कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस आर्टिकल को भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 142 को अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो ये आर्टिकल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स और उनके एनफोर्समेंट के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल सिंपली ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो ऐसी डिग्री और ऑर्डर्स पास कर सकते हैं जिन्हें कंप्लीट जस्टिस या किसी और कॉज के लिए पास करना ज़रूरी है,
और जो भी डिक्री या ऑर्डर्स यहाँ पास किए गए हैं वो डिक्री और ऑर्डर्स पूरे इंडिया में एनफोर्सिएबल होंगे कुछ इसी तरीके से जैसे कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, तब तक जब तक कोई प्रोविजन इस बिहाफ में आकर इस बारे में बात नहीं करता। और जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैनल के द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस को डायरेक्शन दी थी, तो वो डायरेक्शन देने का काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल 142 की पावर को एक्सरसाइज करके किया। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी एक्सटेंसिव पावर है कि एक बार को किसी ऑर्डर या डिक्री के थ्रू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं जो फंक्शंस जनरली यहाँ लेजिस्लेचर परफॉर्म करता है। तो जब पैनल द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शंस मिली, तब जिस बेंच ने उन रिकमेंडेशंस को डायरेक्शंस दी थी उस बेंच में प्रेजेंट थे जस्टिस BR गवई, जस्टिस L नागेश्वर राव एंड जस्टिस AS बोपन्ना। देखिए, जिस पैनल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के द्वारा अपॉइंट किया गया था, उस पैनल्स ने ब्रॉडली 3 एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट, जैसे कि ट्रैफिकिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाए। सेकंड, जो सेक्स वर्कर सेक्स वर्क छोड़ना चाहते हैं उन्हें दोबारा कैसे रीसेटल किया जाए। एंड थर्ड, जो सेक्स वर्कर्स सेक्स वर्क को कंटिन्यू रखना चाहते हैं उनके लिए किस तरह से ऐसी कंडीशंस बनाई जाए जिन कंडीशंस में वो अपना सेक्स वर्क पूरी डिग्निटी के साथ कंटिन्यू रख सकें। चलिए फाइनली अब वीडियो के उस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं जिस पार्ट में दी गई रिकमेंडेशंस की वजह से आज की वीडियो का ये टॉपिक इतनी हाइप में है। देखिए, अब जो हम रिकमेंडेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं वही रिकमेंडेशंस इस केस को हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना देती हैं। तो एक एक करके सभी रिकमेंडेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन ये कहती है कि अगर कोई भी सेक्स वर्कर सेक्सुअल असॉल्ट का विक्टिम है तो उस सेक्स वर्कर को वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो एक सेक्सुअल असॉल्ट के सर्वाइवर को दी जाती हैं, जिसमें मेडिकल असिस्टेंस भी शामिल होगी, जो ग्रांट होगी सेक्शन 357 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। देखिए, सेक्शन 357C ऑफ CRPC सिंपली ये कहता है कि सभी हॉस्पिटल्स, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी या किसी पर्सन के द्वारा ही क्यों ना चलाए जा रहे हो, वो हॉस्पिटल्स कुछ सर्टेन ऑफेंस के विक्टिम्स को फर्स्ट एड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे एंड इमीडिएटली पुलिस को उस इंसिडेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करेंगे। सेकंड पॉइंट ये स्पेसिफाई करता है कि स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया जाएगा कि वो सर्वे करें जिससे जो एडल्ट वुमेन है जिन्हें उनकी विल के अगेंस्ट डिटेन किया जाता है, इस चीज को, इस इशू को एक टाइम बाउंड मैनर में रिव्यू और प्रोसेस किया जाए। थर्ड पॉइंट में पैनल ये कहते हैं कि ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि पुलिस ऑफिसर्स का एटीट्यूड सेक्स वर्कर्स को लेकर बहुत ज़्यादा ब्रूटल और वायलेंट रहता है और पुलिस ऑफिसर सेक्स वर्कर्स को ऐसे ट्रीट करते हैं कि मानो वो सेक्स वर्कर्स ऐसी क्लास से बिलोंग करते हो जिनके कोई राइट्स ही ना हो। पैनल यहाँ ये चीज़ भी कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सेक्स वर्कर्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सेक्स वर्कर्स भी बेसिक ह्यूमन राइट्स और वो सभी राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडियन सिटीजन को गारंटी करता है, उन राइट्स को एंजॉय करने के लिए एलिजिबल हैं। और पुलिस को सभी सेक्स वर्कर्स को डिग्निटी से ट्रीट करना चाहिए, ना कि उन्हें वर्बली और फिजिकली अब्यूज करना चाहिए। फोर्थ रिकमेंडेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड पैनल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस इशू करने को कहते हैं, जिससे मीडिया को ये ध्यान रहे कि जो भी सेक्स वर्कर्स अरेस्ट हुए हैं किसी भी रेड में या फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उन सेक्स वर्कर्स की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो विक्टिम्स हो या फिर एक्यूज्ड हो, और ना ही उनकी कोई फोटो टेलीकास्ट होनी चाहिए जो फोटो उन सेक्स वर्कर्स की आइडेंटिटी को रिवील करती हो। और फिर भी अगर मीडिया के द्वारा ये चीज़ें रिवील की जाती हैं तो इस चीज़ को ऑफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 354C ऑफ इंडियन पीनल कोड। फिफ्थ रिकमेंडेशन में पैनल ये स्पेसिफाई करता है कि सेक्स वर्कर्स एम्प्लॉय फॉर देयर हेल्थ एंड सेफ्टी, इस चीज़ को ना ही ऑफेंस और ना ही किसी ऑफेंस के कमीशन से जुड़ा एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। सिक्स्थ रिकमेंडेशन ये स्पेसिफाई करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू डिफरेंट वर्कशॉप्स इस्टेब्लिश करेंगी, जो वर्कशॉप सेक्स वर्कर्स को उनके राइट्स, लीगैलिटी ऑफ सेक्स वर्क, पुलिस के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और क्या क्या चीज़ें लॉ प्रोहिबिट और परमिट करता है, इन चीज़ों के बारे में एजुकेट करेंगी। और साथ ही साथ सेक्स वर्कर्स को इस बारे में भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो किस तरह से अपने राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए और अननेसेसरी हरासमेंट से बचने के लिए जुडिशियल सिस्टम को अप्रोच कर सकते हैं। तो अब इस कंटेक्स्ट में कुछ ऐसी भी रिकमेंडेशंस आती हैं जिन रिकमेंडेशंस पर यूनियन गवर्नमेंट ने सोच विचार करने को कहा है। तो कौन कौन सी हैं वो अदर रिकमेंडेशंस, ये भी जान लेते हैं।
सो फर्स्ट पॉइंट सिंपली ये कहता है कि सेक्स वर्कर्स भी एंटाइटल होंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए। और जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक पर्टिकुलर सेक्स वर्कर एक एडल्ट है और वो अपनी कंसेंट से उस सेक्स वर्क में इंडल्ज है, तब पुलिस ना ही इंटरफेयर करेगी और ना ही कोई क्रिमिनल एक्शन लेगी उस सेक्स वर्कर के अगेंस्ट। क्योंकि कई बार ये चीज़ें भी देखी गई हैं कि पुलिस सेक्स वर्कर्स को औरों के मुकाबले एक अलग नज़र से देखती है, और जब भी कोई सेक्स वर्कर किसी क्रिमिनल या सेक्सुअल ऑफेंस की कंप्लेंट के लिए पुलिस को अप्रोच करता है, तब पुलिस उन्हें सीरियसली नहीं लेती। लेकिन अब पुलिस को उन सेक्स वर्कर्स की कंप्लेंट को सीरियसली रजिस्टर करना होगा और लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जब भी किसी ब्रॉथल यानी किसी कोठे पर रेड होती है तो सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट, हरास और पेनलाइज किया जाता है। लेकिन सेक्स वर्कर्स को वॉलेंट्री सेक्स से रिफ्रेन करना ठीक नहीं है, क्योंकि भले ही ब्रॉथल चलाना इलीगल है, लेकिन कंसेंट के साथ किया गया वॉलेंट्री सेक्स बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, और इसीलिए सेक्स वर्कर्स को यहाँ हरास, अरेस्ट और पेनलाइज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं तीसरा पॉइंट ये स्पेसिफाई करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को सेक्स वर्कर्स को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को सभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग प्लानिंग, डिजाइनिंग या किसी पॉलिसी या प्रोग्राम जो कि सेक्स वर्कर्स या उनके लिए बनाए जाने वाली पॉलिसीज या लॉ से जुड़ा है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी सेक्स वर्कर्स को जरूर शामिल करना होगा। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि किसी भी सेक्स वर्कर के चाइल्ड को उसकी मदर से अलग नहीं किया जाएगा, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उसकी मदर एक सेक्स वर्कर का काम करती है। और अगर कोई माइनर किसी ब्रॉथल में दूसरे सेक्स वर्कर्स के साथ रह रहा है तो ये नहीं माना जाएगा कि उस माइनर की ट्रैफिकिंग की गई है, और ज़रूरत पड़ने पर उस माइनर का टेस्ट भी करवाया जा सकता है ये पता लगाने के लिए कि जो पर्सन उस माइनर को क्लेम कर रहा है वो सही में उसका पेरेंट है या नहीं। और अगर एक बार ये प्रूव हो जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो उस माइनर को क्लेम कर रहा है वो उसका पेरेंट है, तो उस माइनर को उस पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाएगा इंस्टीड ऑफ सेपरेटिंग देम। तो फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन यही था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस ऑर्डर के थ्रू एक पैनल इस्टेब्लिश किया, जिस पैनल ने कई रिकमेंडेशंस दी, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं रिकमेंडेशंस को डायरेक्ट किया यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को कि इन रिकमेंडेशन का स्ट्रिक्टली कंप्लायंस होना चाहिए। सो ये रिकमेंडेशंस ही सिंपली प्रोस्टिट्यूशन को एक लीगल प्रोफेशन की तरह रिकॉग्नाइज करती हैं, और ये रिकमेंडेशंस ये भी दर्शाती हैं कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो एक सेक्स वर्कर ही क्यों ना हो, हर एक पर्सन को अपनी लाइफ डिग्निटी से और पूरी रिस्पेक्ट से जीने का पूरा हक है। वाइल ऑन द अदर हैंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देते हैं यूनियन गवर्नमेंट को कि जो भी अदर रिकमेंडेशन पैनल के द्वारा यहाँ रखी गई हैं, उन अदर रिकमेंडेशन पे 6 हफ्तों के अंदर यूनियन की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।